तनु की शादी केशव नाम के एक बहुत ही सुंदर लड़के से होती है। शादी कर तनु अपनी जॉइंट फैमिली में आती है। हमेशा ही अपने माँ पापा के साथ अकेले रहने वाली तनु के लिए जॉइंट फैमिली में रहना बहुत बड़ी बात थी। खैर, शादी कर वो आती है और अगले दिन पहली रसोई की रस्म को पूरा करने के लिए किचन में जाती है। लेकिन वो इस सोच में पड़ जाती है कि क्या बनाए। मैं खाना बनाऊं तो क्या बनाऊं? यहाँ एक दो लोग नहीं बल्कि कितने सारे लोग हैं। आज तक तो मैं बस अपने माँ पापा के साथ ही रही हूँ। एक तो मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना भी नहीं आता है। हे भगवान, ये कैसा ससुराल दे दिया मुझे। ना जाने कैसे रह पाऊंगी मैं यहाँ। लेकिन अब बनाऊं भी तो क्या? तनु की बातों से ये तो साफ पता चल गया था कि उसे जॉइंट फैमिली में तो बिल्कुल भी नहीं रहना था। लेकिन तनु की किस्मत थी जो उसकी शादी जॉइंट फैमिली में हुई। तनु रसोई में परेशान खड़ी होकर सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर तनु की सास काजल आती है और तनु से बोलती है, बहू क्या हुआ? तो कुछ परेशान सी लग रही है। रात को नींद अच्छे से नहीं आई क्या? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। नींद तो मुझे बहुत अच्छे से आई थी, लेकिन मैं अब ये सोच रही हूँ कि खाना क्या बनाऊं। इसमें इतना सोचना क्या है बहू। मेरे लिए तू घी के पराठे बना दे और अपने ससुर जी के लिए रोटी, अपनी चाची सास के लिए आलू के पराठे, अपने पति के लिए पराठे मत बनाइयो, सैंडविच बना दियो। ठीक है माँ जी, मैं सबके लिए बना दूंगी। और भी कुछ बनाना है क्या माँ जी? अरे बहू, पूरी बात तो सुन ले। अपने देवर और नंद के लिए पोहा बना दियो और जो चाची का लड़का है तेरा छोटा देवर, उसके लिए बनाना शेक बना दियो। ठीक है, बस इतना ही। और हाँ, मीठे में कुछ मन हो तो वो भी बना लियो। बस इतना ही? अरे ये बस होता है? इतना खाना तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं देखा जितना अपने ससुराल में बनाना पड़ेगा। ऊपर से मेरी सास ने इतने सारे खाने के पीछे ये और बोल दिया कि बस इतना ही। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, इसलिए कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू ये सब खाना बहुत आराम से बना लेगी। चल तू बना ले, मैं बाहर जाती हूँ। इतना बोलकर काजल बाहर चली जाती है। तनु अपने माथे पर हाथ मारती है कि कहाँ फंस गई। बेचारी कई घंटे तक रसोई में लगी रहती है और खाना बनाती है। हालांकि सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, जिसके बाद अब वो सारे बर्तन अकेली ही साफ करती है। खैर, ऐसे ही अब दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद तनु रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी नंद नैन्सी और चाची सास आरती आते हैं। तनु की नंद नैन्सी बात करते हुए बोलती है, भाभी, आपको कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। और आप अकेले क्यों खाना बना रही हो? अरे घर में बस केवल आप ही अकेले थोड़े ना रहती हो, हम भी तो रहते हैं। हम भी आपकी मदद करते हैं ना भाभी। और नहीं तो क्या, नई बहू आई है और उसे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ रहा है। बेचारी यही सोच रही होगी कि बहू बनाकर लाए है या नौकरानी। इन्होंने तो मेरे मन की बात खुद ही बोल दी। कोई मदद तो करता नहीं है, लेकिन मदद करने का दिखावा करने आ जाते हैं कि कोई भी मदद चाहिए तो बोल देना। अरे इतना ही है तो करो ना मदद। चाची जी, आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो? आप जाओ कमरे में आराम करो, मैं यहाँ भाभी के साथ हूँ। नैन्सी, क्या मेरा एक काम करोगी? ये सब्जियाँ रखी है, क्या इन्हें धोकर काट दोगी? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, लेकिन मुझे बस 5 मिनट दीजिए, मैं एक कॉल करके आती हूँ। अभी तो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रही थी, अब काम करने को कहा तो भाग गई। बस यही होता रहता था कि तनु घर का सारा काम अकेले ही करती रहती थी। कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। बेचारी ने कभी सारी जिंदगी में इतना काम नहीं किया होगा जितना उसे अब करना पड़ रहा था। खैर, अभी तनु नई बहू ही आई थी, इसलिए तनु कुछ बोल भी नहीं सकती थी। एक दिन तनु पूरे घर वालों के कपड़े अकेले ही प्रेस कर रही थी। उसका देवर केशव आता है और बोलता है, भाभी, आपकी नई नई शादी हुई है, आपको तो आराम करना चाहिए, न कि कोई काम। ये क्या कर रही हो आप? घर में बाकी सब नहीं है क्या? आपको काम करने की क्या जरूरत है? देवर जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ
तो मुझे ही तो सब करना है ना, कोई और तो कुछ करता ही नहीं है। अरे भाभी, आपकी कोई मदद नहीं कर रहा था तो मुझे बोलती ना। मैं आपका देवर हूँ, मैं आपकी मदद करता। आप भी ना भाभी, छोटी छोटी बातों की इतनी टेंशन लेने लग जाती हो। लो, एक और आ गया मदद करने के लिए। इन लोगों से होना कुछ नहीं, बस बातें करवा लो। इतने लोगों ने हाथ लगा दिया और बोल दिया कि मदद कर रहे हैं, अब ये भी यही करने आ गया। ऐसे ही कई दिनों तक ये सब चलता रहता है। अब तो तनु सबके मुंह पर ही बोलने लग गई थी, लेकिन उसके ससुराल वाले फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं। एक दिन तनु अपने पति भरत के साथ कमरे में बैठी थी। दोनों में प्यार भरा लम्हा जारी था। तभी बिना दरवाजा खटखटाए वहाँ केशव और नैन्सी आ जाते हैं। ये देखकर तनु को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, भरत, आपकी इस जॉइंट फैमिली से मैं तंग आ गई हूँ। जरा सी भी सेंस नहीं है इन लोगों को। अरे तन्नो, इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। अब आगे से ध्यान रखेंगे भाई। आगे से ध्यान रखेंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। जब से मैं इस घर में आई हूँ तभी से किसी ने कुछ समझ ही नहीं रखा है। सारे घर का काम अकेले ही करना पड़ता है, कोई मदद के लिए भी कुछ नहीं है। ये तुम कैसी बात कर रही हो तन्नो? ऐसी बात पहले तो कभी नहीं की तुमने। क्योंकि आज से पहले मैं सभी की शर्म कर रही थी, लेकिन अब बस बहुत हुआ। अरे अगर ऐसी कोई बात है तो तुम चिंता मत करो, मैं घर पर इस बारे में सभी से बात करता हूँ। तनु की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और भरत तब सभी के सामने ये कहता है कि अब इस घर में तनु अकेले काम नहीं करेगी, सभी मिल बांट कर काम करेंगे। सभी को ये बात समझ में आ जाती है, लेकिन कुछ दिन तो सभी काम करते हैं जिससे कि तनु को आराम मिल जाता है। लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर से वही सब होने लगता है, तो तनु को अकेले ही काम करना पड़ता है। अब केशव का जन्मदिन आता है और घर पर खूब सारे मेहमान आने होते हैं। बहू, आज घर पर बहुत सारे मेहमान आएंगे, तो जल्दी से साफ सफाई करके खाने की तैयारी कर। और नैन्सी, तू भी मदद कर। और आरती, खाना बनवाने में बहू की मदद करना। अरे जीजी, आज तो मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे तो झुका ही नहीं जा रहा। अरे अरे, क्या हो गया है तुझे अचानक से? चल कोई बात नहीं, तू आराम कर। नैन्सी, तू ही अब चाची के हिस्से का सारा काम करेगी, समझी? माँ, मुझे पार्लर जाना है, देख रही हो ना मेरी आईब्रो की ग्रोथ कितनी ज्यादा हो गई है। अब आज घर पर इतने सारे मेहमान आएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। मैं तो पार्लर जाकर आ रही हूँ, बस अभी आती हूँ। हाँ हाँ, सही कह रही है। चल कोई नहीं, तुम जब तक आओगी तब तनु की मदद कर देना आकर। तनु को साफ नजर आ रहा था कि चाची जी बीमारी का बहाना बनाकर काम से बच रही हैं और नैन्सी वो भी पार्लर के बहाने से घर से बाहर चली गई ताकि काम न करना पड़े। खैर, परिवार की इज्जत के लिए तनु सारे घर का काम अकेली ही करती है। 20-25 लोगों के लिए वो अकेले ही सारा खाना बनाती है। सुबह से शाम हो जाती है, तनु बिना कुछ खाए पिए सारा काम करती है। बहू, केशव के दोस्त आ गए हैं, जरा इनके लिए ठंडा तो लेकर आ। हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। बेटा एक काम कर, जब तक बाकी लोग आते हैं तब तक तू इन लोगों को खाना खिला दे। ठीक है माँ जी। अब ऐसे ही काजल तनु को एक के बाद एक ऑर्डर देती रहती है। तनु भी बेचारी अकेली ही सारा काम करती रहती है। वहाँ चाची जी भी बैठे बैठे कभी कुछ तो कभी कुछ बनाने का ऑर्डर दे रही होती है और नैन्सी थोड़ी देर का नाम लेकर अभी तक नहीं आई थी। ऐसे ही तनु सभी के लिए खाना परोस रही होती है, लेकिन तभी चक्कर खाकर गिर जाती है। उसी वक्त घर में भरत की एंट्री होती है, जो भागा भागा आता है और तनु को उठाता है। तनु तनु, उठो, अरे तुम्हें क्या हो गया? बेटा जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जा। हाँ माँ। भरत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी पत्नी को? क्या आपको नहीं पता है कि आपकी बीबी माँ बनने वाली हैं और इस हालत में उन्होंने जरूरत से ज्यादा काम किया है। क्या तनु प्रेग्नेंट है? भरत को समझ ही नहीं आता कि वो कैसे इस बात पर रिएक्ट करे। एक तरफ उसे अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सबने एक बार फिर से तनु से सारा काम करवाया, तो दूसरी तरफ उसे खुशी भी हो रही थी
खैर, तनु को लेकर वो घर आ जाता है। आज से तन्नू इस घर का कोई भी काम नहीं करेगी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? माँ, आपको तो सब समझ में आना चाहिए ना। तन्नू माँ बनने वाली हैं और इस हालत में पागलों की तरह वो काम कर रही है। अरे क्यों किसी को इस पर तरस नहीं आता? अरे कोई भी तो जरा इसकी मदद कर दो। अब से मेरी पत्नी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन अब सभी तनु का ख्याल रखते हैं और कुछ समय के बाद तनु बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और इस जॉइंट फैमिली से उसकी बेटी को खूब प्यार मिलता है। कोमल सुबह सुबह किचन में काम कर रही होती है और खुद से भी बातें कर रही होती है। जल्दी जल्दी काम खत्म कर लूं, उसके बाद मुझे अपना काम भी तो करना है, वरना लेट हो गया और कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। पास खड़ी विमला ये सब बातें सुन रही होती है। हालांकि वो कोमल से चीनी लेने आई थी और ये सुन खुद के मन में सोचने लगती है। इसका मतलब मैं एकदम सही थी। वो जो दो लोग आजकल सुबह शाम आ रहे हैं, उनके साथ सरला की बहू का कुछ चल रहा है। सरला के ना रहते हुए मैं ये सब क्या देख रही हूँ। एक बार बस सरला आ जाए, फिर मैं उसे सब बताती हूँ। अरे विमला काकी, क्या हुआ? आप ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हैं? कुछ बोल भी नहीं रही। मैं तो डर ही गई थी। कुछ नहीं, बस मैं वो चीनी लेने के लिए आई थी और तुझे देखने लगी। दुबली पतली हो गई है पहले से। हाँ, वो तो है काकी, घर का काम ही इतना हो जाता है और बाहर के कामों को भी संभालना पड़ता है। हाँ बहू, मुझे अच्छे से पता है तू किस काम की बात कर रही है। बेचारी सरला तो एक संस्कारी बहू लाई थी, लेकिन यहाँ तो उसके तीर्थ यात्रा पर जाते ही न जाने कौन कौन आने लगा है। काकी, आप फिर सोच में पड़ गई। अरे मेरे शरीर पर मत जाइए, मैं दुबली हो जाऊं या मोटी, फिर भी मुझे काम उतना ही करना है। हाँ ये तो है। चल बहू, अब एक कटोरी चीनी दे दे, मैं जाऊँ अपने घर, मुझे चाय की तलब लगी है। विमला वहाँ से चीनी लेने के बाद तो चली जाती है, लेकिन विमला पूरे दिन सरला के घर पर ही नजर बनाए रखती है। सरला अपने बेटे के साथ तीर्थ यात्रा पर गई हुई थी और सरला के जाने के एक हफ्ते बाद ही सरला के घर पर उसके जाने के बाद एक के बाद एक अनजान आदमी आता रहता था और कभी कभी तो तीसरा अनजान आदमी भी आ जाया करता था। ये सब विमला को भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले 2 दिन बाद ही सरला का आना होता है। सरला, अच्छा हुआ कि तू आ गई, वरना तेरे घर का जो माहौल है वो सुनकर तो तुझे ऐसा झटका लगेगा कि पूछ मत। अरे अभी तो घर में मैंने ठीक से पाँव भी नहीं जमाया और तू है कि चुगलियाँ करने लग गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि बहू ने तुझसे चाय नहीं पूछी? अरे तू थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद मैं तुझे बताती हूँ क्या चल रहा है तेरे घर में। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद आती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गई हूँ। सरला को विमला की कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन वो थोड़ी देर आराम करने के बाद ही विमला के घर प्रसाद देने पहुंचती है। आ गई तू सरला? देख, मैं तुझे जो कहने जा रही हूँ वो बहुत जरूरी बात है और मैं इसलिए तुझे ये बात कह रही हूँ क्योंकि जो तेरी बहू कर रही है वो ठीक नहीं है। इससे मोहल्ले का माहौल भी खराब होगा। अरे तू मेरी बहू को खामखा बदनाम कर रही है, ऐसा भी क्या कर दिया मेरी बहू ने? अरे रोज तेरे घर में तेरे जाने के बाद 2-3 आदमी आ रहे थे और कुछ देर बाद उसे तेरी बहू एक थैले में कुछ देती थी। ये तो कैसी बातें कर रही है मेरी बहू के बारे में? एक नहीं 2-3 आदमी आए मेरे घर और मेरी बहू उन्हें थैले में कुछ देती भी है। तुझे क्या मेरी बहू गन या चरस सप्लाई करने वाली लगती है? अरे मुझे क्या पता कि तेरी बहू का किसके साथ क्या चल रहा है, अब तू इस पर ध्यान देना। मुझे तो तेरी कोई बात ही समझ नहीं आई। अब जैसे ही सरला और विमला बातें करते हुए घर से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि एक लड़का हेलमेट लगाए हुए। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू का कुछ लोचा है। देख, तू अपनी बहू पर नजर रख, वरना तेरी बहू तो तेरे हाथ से गई। अगर इसका किसी के साथ चक्कर नहीं है तो मैं सच कह रही हूँ, जरूर ये कोई ऐसा धंधा कर रही है जिसका संबंध आतंकवादियों से है। अरे शुभ शुभ बोल, ये क्या बोल रही है? तू कहती है तो मैं अभी ही अपनी बहू से पूछती हूँ। तू अपनी बहू से पूछेगी और वो तुझे सच बोल देगी। अरे लगता है तेरे बुढ़ापे के साथ साथ तेरे दिमाग पर भी असर हो रहा है तेरे बुढ़ापे का। तो तू कह रही है कि मैं अपनी बहू पर नजर रखूं लेकिन पूछूं नहीं, यही ना? सरला तो जो भी विमला से सुनती है और जो अपनी आंखों से देखती है, अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सरला के दिमाग में ये चीज तो बैठ गई थी कि उसकी बहू कोई तो गलत काम कर रही है। अब देर शाम हॉल में बैठी सरला टीवी देख रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी बहू थैले में कुछ लेकर बाहर जाती है। लगता है फिर से बाहर कोई आया है।
आखिर बहू ये सब कर क्या रही है? मुझे केशव से बात करनी ही होगी। माँ जी, शाम के खाने में क्या बनेगा? कुछ बताया नहीं आपने। मैं कब से पूछ रही हूँ। कुछ भी बना ले बहू, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। वैसे तो अभी बाहर कहाँ गई थी? बस माँ जी, कूड़ा डालने गई थी। कोमल अपनी सास से अपना काम छुपाकर और भी ज्यादा उसे शक में डाल रही थी, जिस वजह से सरला और भी ज्यादा अपनी बहू पर नजर बनाए रखती है। लेकिन वो देर शाम इस इंतजार में थी कि वो अपने बेटे केशव को अपनी बहू की हरकतों के बारे में सब बता देगी। लेकिन देर शाम जब केशव नहीं आता तो सरला अपनी बहू से कहती है, बहू अब तक केशव घर नहीं आया है। बात हुई क्या तेरी केशव से? मेरा तो फोन ही नहीं उठा रहा। नहीं माँ जी, मैंने तो उन्हें कोई फोन नहीं किया। सरला और कोमल केशव के बारे में बात कर रही होते हैं कि तभी सरला के फोन पर एक फोन आता है और कुछ देर बाद ही सरला रोते हुए घर से निकल जाती है और अगले ही पल वो हॉस्पिटल में होती है अपने बेटे केशव के साथ, जिसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। माँ, मैं ठीक हूँ। आपको किसने कहा कि मैं यहाँ हूँ? देखिए, छोटी सी चोट आई है बस। बहू केशव के लिए चाय पानी ले आ। ये कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? कहाँ गिर गए? कहाँ लगी आपको इतनी चोट? अरे तू जा, पहले पानी ले आ। कैसे हुआ, क्या हुआ? तेरे कर्मों के कारण ही है मेरे बेटे की ये हालत, समझी ना तू? ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? माँ, आप उसे कुछ क्यों कह रही हो? उसकी भी क्या गलती है? तुझे कुछ पता नहीं है तो तू बोल ही क्यों रहा है? पूरे मोहल्ले में तेरी बीवी को लेकर शोर मचा है। क्या? माँ, क्या कह रही हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोमल ने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसे सुनाई जा रही हो? अरे साफ साफ बताओ ना। सरला अपने बेटे के एक्सीडेंट का जिम्मेदार अपनी बहू के उस कामों को ठहरा रही थी जिसके बारे में वो जानती भी नहीं थी। अब जब केशव सरला से पूछता है कि उसकी माँ उसकी पत्नी को क्यों ताने दे रही है, तब सरला कहती है, अब मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि बहू आदमियों को बुलाकर कोई गलत काम कर रही है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आदमियों को बुलाकर क्या ही गलत करूँगी? और रही उस थैले की बात, तो उस थैले में क्लाउड किचन का सामान देती हूँ। क्लाउड किचन क्या है ये? माँ, क्लाउड किचन का मतलब होता है घर में बैठ के खाना बनाओ और बाहर बेच दो। कोमल को आए दिन खाने का ऑर्डर आते रहते हैं, जिसके कारण वो खाना बनाती है और बेच देती है, और खाना लेने कुरियर वाला आता है, और उसी को देखकर आपने और विमला काकी ने गलत समझा। मतलब कि इससे पैसे कमाते हैं घर में अच्छी चीजें बनाकर? हाँ माँ, उससे हम घर बैठे बहुत पैसा कमा सकते हैं। और आपको पता है, इससे न कई महीनों की न किस्त भी गई है कमेटी की। इसके बारे में अगर आपसे पूछने जाते तो आप मना कर देती। हाँ, मैं मना कर देती, लेकिन मुझे एक बार बताना तो चाहिए था ना। और हाँ, बाहर कोई बोर्ड लगवा दे ताकि ये जो विमला अफवाह फैला रही है ना, वो ना फैलाए। माँ, आप सही कह रही हैं। आपने और विमला काकी ने कोमल को बेवजह गलत समझा। और विमला काकी, वो तो पता नहीं कितनों के आगे गा चुकी होंगी ये गाना। अगर ये बात मुझे पहले ही बता दी होती तो मैं बहू को ये सब नहीं कहती और ना ही इसके बारे में ये सब सोचती। देर से ही सही, लेकिन कोमल के क्लाउड किचन के बारे में सबको पता चल जाता है। विमला भी अपनी बहू का क्लाउड किचन खुलवा देती है। सुरभि के हाथों का खाना पूरे मोहल्ले में फेमस था। हर कोई सुरभि के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करता था। ऐसे ही एक दिन सुरभि की सास मनोरमा अपने साथ अपनी पड़ोसन विमला को लेकर घर आती है। अरे बहू, विमला आई है। कब से बोले जा रही थी कि ये तेरे हाथ की चाप खाना चाहती है, तो मैंने सोचा कि आज खिला ही दूं। बहू, बना दे जरा विमला के लिए चाप। बस एक बार ही खाई थी, वो भी बहुत थोड़ी सी। तब से ही मन कर रहा है कि सुरभि बहू को बोलूं, लेकिन यही समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बोलूं। अब खाने पीने के लिए बोलना अच्छा भी तो नहीं लगता ना। अरे विमला, मेरी बहू भी तो तेरी ही बहू है ना। तू अब मेरी बहू से बोलने में भी इतना शर्मा रही है। देख, तेरा कभी भी कुछ भी खाने का मन हो तो मेरी बहू से बेझिझक बोल दिया कर। बहुत अच्छा खाना बनाती है वो। ये तो पूरा मोहल्ला ही कहता है तेरी बहू सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है। तभी तो मैं कहती हूँ कि तू बहुत ही किस्मत वाली है जो तुझे इतनी अच्छी और समझदार बहू मिली। माँ जी भी ना हर दूसरे दिन किसी न किसी को अपने साथ ले आएंगी। अरे अच्छा खाना बनाती है उसका मतलब ये थोड़ी है कि हर दिन खाने का भंडारा ही करती रहूं। माँ जी का क्या करूं मैं? मनोरमा, तेरी बहू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ सुरभि बहू, कुछ बोल क्यों नहीं रही है तू? बहू, क्या हुआ? बना दे चाप। माँ जी, वो क्या है ना, क्या सिलेंडर खत्म हो गया है तो खाना ही नहीं बन पाएगा। विमला आंटी, आप फिर कभी आ जाना, मैं तब आपके लिए बना दूंगी। अभी तो थोड़ी मुश्किल है ना। बहू, तो क्या हुआ?
अरे दूसरा सिलेंडर है ना घर में, वो ले ले, थोड़ी देर ही तो लगेगी। माँ जी दरअसल वो भी नहीं है, वो क्या है ना, पड़ोस की शारदा आंटी आई थी, उनका भी सिलेंडर खत्म हो गया था तो मैंने उन्हें दे दिया, इसलिए वो सिलेंडर तो नहीं है। चल कोई बात नहीं, अब जब घर में सिलेंडर ही नहीं है तो तू भी कहाँ से ही बनाएगी। विमला कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए खास बनवा दूंगी कुछ दिनों में ही। चलो कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। लगता है आज चाप खाना किस्मत में ही नहीं। सुरभि अपनी सास से काफी परेशान थी क्योंकि सुरभि अच्छा खाना बनाती, तो इसलिए सुरभि की सास आसपास के लोगों को घर बुला लेती थी ताकि वो सुरभि की तारीफ करे। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद वापस से मनोरमा अपने साथ कुछ लोगों को खाने पर लेकर आती है। सुरभि तब भी कोई बहाना नहीं बना पाती और खाना बना देती है, लेकिन वो काफी परेशान हो जाती है और अपने पति हेमंत से कहती है, हेमंत अब तुम ही बताओ कि मैं माँ जी का क्या करूँ। अरे उन्हें क्या परेशानी है? सुरभि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो और माँ ने क्या किया है, बताओ मुझे। अरे माँ जी ने तो रोज का ही ड्रामा बना रखा है, हमेशा अपने साथ किसी न किसी को लेकर आ जाती है और बोलती है कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहू आज ये बना ले, आज वो बना ले। हाँ ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारी सास तुमसे कितना प्यार करती है कि सबको तुम्हारे हाथ का खाना खिला के सबसे तुम्हारी तारीफ करवाना चाहती है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इसमें दिक्कत क्या है, क्या है परेशानी? देखिए मुझे तारीफ सुनने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम खुद ही सोचो ना, रोज लोग यहाँ आते हैं खाना खाने के लिए, लेकिन हमारा राशन भी तो लगता है, गैस भी लगती है, मेरी पूरी मेहनत लगती है और उसके बदले हमें मिलता क्या है? हाँ ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं माँ जी को मना भी तो नहीं कर सकती हूँ ना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ और क्या नहीं। मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, तुम एक काम करो, क्लाउड किचन ना शुरू कर दो, उसके बाद खाना बना कर बेचो, उसके बदले पैसे लो। हाँ ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन माँ जी इस बात के लिए मानेंगी क्या? अरे तुम माँ की टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूँ ना, मैं माँ को मना लूंगा और समझा भी दूंगा। अब सुरभि अपना क्लाउड किचन शुरू करती है। सुरभि का पहला दिन था और सुरभि अपने क्लाइंट के लिए दाल मखनी बना रही होती है। तभी मनोरमा फिर से विमला के साथ आती है। बहू मैंने पूरे मोहल्ले में बता दिया सबको कि मेरी बहू ने अपना बादल वाला किचन खोला है। माँ जी वो बादल वाला किचन नहीं होता है, क्लाउड किचन होता है। हाँ वही, क्लाउड को बादल ही तो कहते हैं। अच्छा आज जो भी तू बना रही है जरा सी विमला को भी दे दे, विमला भी आज अपने घर में खाना नहीं बना रही तो यहीं से ले लेगी। माँ जी लेकिन ये मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाया है, उन्हें कम पड़ गया तो? बहू कुछ ना कम होगा, तू चिंता क्यों कर रही है, तू विमला को दे दियो, ठीक है ना? बहू रायता होगा तो वो भी दे दियो, वो क्या है ना, मुझे रायता बहुत पसंद है। जी जी आंटी जी बिल्कुल, रायता क्या, आप हुक्म कीजिए, आपके लिए तो ये काम ही शुरू किया है मैंने। सुरभि के काम में फिर से मनोरमा दखल देने लग गई थी और आस पड़ोस को खाना लेने के लिए बोल देती थी। ऐसे ही कई दिन निकल रहे थे। कुछ दिनों बाद सुरभि भी खाना नहीं बनाती और अपने कमरे में ही बैठी होती है। तभी मनोरमा अपनी बहू के पास जाती है और बोलती है, अरे बहू क्या हुआ, तू ऐसे शांत शांत अपने कमरे में क्यों बैठी है, आज खाना नहीं बना रही? माँ जी क्या फायदा खाना बनाने का, मैंने सोचा था कि कुछ पैसे जमा होंगे तो मैं कुछ अपने लिए ले लूंगी, लेकिन यहाँ तो 1 रुपए भी जमा नहीं हो पा रहे हैं, बल्कि अपनी जेब से और चले जाते हैं। बहू मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब मत कर, कुछ नहीं होगा। जब जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे तो कहाँ से ही कोई काम चल सकता है। चल कोई बात नहीं, अब ये सब छोड़ दे। माँ जी ये सब ना आपकी ही वजह से जेब से पैसे लग रहे हैं। आप जो हर रोज किसी न किसी को खाने के लिए लेकर आती हो ना, मेरा खाना तो कम हो जाता है ना, इसीलिए दोबारा बनाना पड़ता है मुझे। बहू मैं तो इसीलिए ही बोलती हूँ ताकि लोग तेरे खाने की तारीफ करें, लोगों को भी तो पता चले कि तू कितना अच्छा खाना बनाती है। आगे चलकर तभी तो लोग तुझसे खाना मंगवाएंगे ना। माँ जी जब लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है तो लोग पैसे देकर क्यों जाएंगे, और मुझे शादी करके यहाँ आए हुए 1 साल से ऊपर हो गया है। अब तक तो पूरे मोहल्ले को अच्छे से पता चल गया है कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, खासकर आपकी दोस्त विमला आंटी को। उनका तो बस नहीं चलता, वरना तो पतीला लेकर आ जाए यहाँ। सुरभि की बातें अब मनोरमा के दिमाग में ही रहती हैं। उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो चुप हो जाती है। अब मनोरमा सुरभि की मदद में लग गई थी। कुछ दिनों बाद मनोरमा और सुरभि दोनों खाना बना रहे होते हैं। तभी वहाँ विमला अपने बर्तन लेकर आ जाती है और बोलती है,
अरे सुरभि बहू, आज क्या बना रही है बहू तू? आज मेरी बहू चाप बना रही है, तंदूरी नान मलाई कोफ्ता बना रही है। लेकिन तू यहाँ क्यों और हाथ में बर्तन लेकर? क्या हुआ, कुछ देने आई है क्या? जो भी देने आई है वो यहीं रख दे। अरे नहीं नहीं, कुछ देने नहीं आई हूँ। वो तो तुम लोगों के घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा जो भी बना है वो थोड़ा सा ले जाऊं। थोड़ा लेने के लिए विमला आंटी आप कुछ ज्यादा ही बड़ा कटोरा ले आई है। अरे इतना तो बना भी नहीं है यहाँ पर। अरे कहाँ बड़ा है, छोटा सा तो है। खैर जितना भी है उसमें से थोड़ा सा दे दे। ठीक है विमला बहू, कितने बनेंगे इसके पैसे? विमला को भी ऐसे अच्छा नहीं लगता ना मुफ्त में खाना। पैसे क्यों मनोरमा, अब तक तो कभी पैसे नहीं लिए। हाँ वो तो पता है मुझे, लेकिन बात तो ये भी है ना कि तुझे अच्छा नहीं लगता मुफ्त का खाना खाना। तो बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहू बता दे, जितने भी पैसे हुए वो दे देगी। अरे नहीं, मत ही दो, मेरे घर में भी खाना बना है, मैं बस चखना ही चाहती थी। मेरा पेट तो भरा हुआ है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। विमला वहाँ से तुरंत चली जाती है। हेमंत हंसते हुए आता है। माँ, आपने विमला आंटी के तो छक्के छुड़ा दिए। देखो तो कैसे भाग गई। और नहीं तो क्या, अरे मैं ही पागल थी जो लोगों को अपनी बहू के हाथ का खाना खिलाना चाहती थी। लेकिन ये सब तो मुफ्त का खाना खाने आते गए, कभी किसी ने खुशी में आकर 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन अब बहू की क्लाउड किचन में उसकी साथ साथ दे रही है, तो काम तो बहुत अच्छा ही चलेगा ना। आखिरकार सुरभि की क्लाउड किचन की गाड़ी पटरी पर आ ही जाती है। सुमन अपने पति दीपक के साथ और अपनी सास रमा के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, जहां दीपक बाहर कमाता था और सुमन घर चलाती थी। एक दिन रमा को बहुत भूख लग रही होती है और वो अपनी बहू को बुलाती है और बोलती है, बहू मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आज सुबह भी कुछ नहीं खाया था, कुछ खाने के लिए है? माँ जी, आज जो सुबह रोटी बनी थी वो तो सुबह ही खत्म हो गई थी। 2-4 जो बची थी वो मैंने गाय को दे दी थी। तो अब बस भिंडी की सब्जी ही है और इसके साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं। अरे बहू तू बाहर से ही कुछ ले आ, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख की वजह से। माँ जी, बाहर इतनी धूप हो रही है और अभी दिन का समय है, सारी दुकानें बंद होंगी। तो बहू कुछ तो कर, मेरी भूख कैसे शांत होगी? तू ही कुछ बताना। एक काम कर, तू मेरे लिए जल्दी से खाना बना दे। जब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी ना, तब तक मुझे आराम नहीं मिलने वाला। माँ जी, थोड़ा सा आटा रखा है, मैं उससे आपके लिए भिंडी के पराठे बना देती हूँ। क्या? भिंडी के पराठे? अरे बहू ये कौन से पराठे होते हैं? मैंने पहले तो कभी नहीं सुना कि भिंडी के कोई पराठे भी होते हैं। तूने कभी पहले बनाए हैं या फिर कुछ अलग होते हैं ना ये? माँ जी, मैं ये पहले बनाया करती थी, लेकिन जब से शादी हुई है कभी ऐसा कुछ बनाया ही नहीं। अब आपको भूख लग रही है तो सबसे जल्दी जो बनेगा वो भिंडी के पराठे ही है, वही बना देती हूँ। बहू मुझे भूख जरूर लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी खा लूंगी। अरे भिंडी के पराठे मैंने कभी नहीं खाए, नाम तक नहीं सुना, अब अचानक कैसे खा सकती हूँ मैं? माँ जी, आप मेरी बातों पर यकीन तो करो। अरे मैं कह रही हूँ ना, आपको भिंडी के पराठे बहुत अच्छे लगेंगे, तो आप क्यों इतनी चिंता कर रही हो? और वैसे भी जब तक खाओगी नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि कैसे हैं? बहू नाम से ही पता चल रहा है मुझे कि कैसे होंगे, सोच भी नहीं पा रही हूँ कैसे होंगे। रहने दो माँ जी, जब तक आप खाओगी नहीं तब तक आपके मन में यही सब चलता रहेगा। अब तो आपको मैं भिंडी के पराठे खिला कर ही रहूंगी, आपको पता तो चलना चाहिए। अब सुमन अपनी सास की एक बात नहीं सुनती और भिंडी के पराठे बनाने लगती है। थोड़ी देर में जल्दी से सुमन भिंडी के पराठे बनाकर लाती है, जिसे रमा खाती है। रमा को भिंडी के पराठे खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे थे और वो जल्दी से एक साथ कई पराठे खा लेती है। तब जाकर रमा की भूख शांत होती है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू मैं तो कुछ ज्यादा ही सोच रही थी कि कैसे होंगे, लेकिन ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं पता था कि भिंडी के पराठे भी बनते हैं, आज तो मैंने पहली बार खाए हैं। माँ जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको भिंडी के पराठे अच्छे लगने वाले हैं, लेकिन आपने मेरी बात ही कहा सुनी। अब आपको अच्छे लगे ना? हाँ बहू, अच्छे नहीं बहुत अच्छे हैं। मेरी तो भूख भी शांत हो गई, खाकर तो मजा ही आ गया। रमा को भिंडी के पराठे काफी अच्छे लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी बहू से कई बार भिंडी के पराठे ही बनवाती है। सुमन भी बड़े ही मन से अपनी सास के लिए हर रोज पराठे बना देती थी। एक सुबह दीपक अपने काम पर जल्दी जा रहा होता है। ये देखकर दीपक को सुमन रोककर कहती है, अरे अरे अरे, आप इतनी जल्दी ऑफिस क्यों जा रही है? घर लेट आते हो लेकिन ऑफिस सुबह ही चले जाना है, ये क्या बात हुई? आपने बताया भी नहीं।
सुमन, अभी बात को समझो। ऑफिस में आजकल बहुत ज्यादा काम का प्रेशर है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और ऊपर से आज जल्दी भी बुलाया था। मुझे लगा तुम सो रही हो, इसलिए तुम्हें उठाना सही नहीं लगा मुझे। बस मैं थोड़ी देर में जा रहा हूँ। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो? आपने कुछ खाया भी नहीं है और आपको बाहर का खाना सूट नहीं करता है। रुको, मैं अभी जल्दी से आपके लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं सुमन, तुम खाना बनाओगी तो उसमें टाइम लग जाएगा, और वैसे भी मुझे जल्दी जाना है। अरे आपके निकलने से पहले मैं बना दूंगी। आपको जो कोई भी काम है आप पहले वो कर लो, तब तक मैं खाने का देख लेती हूँ। बाहर का खाना वैसे भी अच्छा नहीं होता है। सुमन जल्दी से दीपक के लिए भिंडी के पराठे बना देती है। दीपक पराठे रोल खाता है और उसे भी वो पराठे काफी अच्छे लगते हैं। अरे वाह सुमन, ये तो काफी अच्छे पराठे हैं। किस चीज के हैं? वाह, आप पराठे खा रहे हो और आपको पता भी नहीं चला कि किस चीज के पराठे खा रहे हो। आप भी ना बिल्कुल बच्चे ही हो। मैंने ये भिंडी के पराठे बनाए हैं। वाह, मजा आ गया। आज से पहले इतने अच्छे पराठे मैंने खाए नहीं। अब मैं चलता हूँ, पहले ही लेट हो चुका हूँ। दीपक जल्दी से ऑफिस चला जाता है, लेकिन शाम को दीपक घर नहीं आ पाता क्योंकि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दीपक को काफी गंभीर चोट आई होती है। 2 दिन बाद दीपक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है और वो घर वापस आ जाता है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से अब उसे बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। माँ जी, अचानक से ये सब क्या हो गया? ऐसा लग रहा है भी कुछ दिन पहले तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से हम सबकी जिंदगी उथल पुथल हो गई है। अब क्या होगा? वही तो बहू, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे होगा सब। मुझे माफ कर दो, आज मेरी इस हालत की वजह से आप दोनों को ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। आप माफी क्यों मांग रहे हो? अरे जो कुछ भी हुआ है वो बस एक हादसा है, और हादसे तो किसी के साथ भी हो सकते हैं ना। इसमें आपकी थोड़ी गलती है। सब लोग परेशान बैठे होते हैं, तभी रमा की पड़ोसन विमला आती है और बोलती है, अरे रमा बहन, अब दीपक कैसा है? ठीक तो है ना वो? हाँ पहले से बेहतर तो है, लेकिन डॉक्टर ने दीपक को अब भी आराम करने को कहा है। मैं तो डरी गई थी कि कहीं दीपक को कुछ हो न जाए, लेकिन भगवान ने कुछ नहीं होने दिया मेरे दीपक को। हाँ, ये तो अच्छी बात है ना। आराम करने के लिए कहा है डॉक्टर ने, तो 1-2 महीने आराम ही कर लेगा। अरे जान है तो जहान है, बाकी चीजें होती रहेंगी बाद में। हाँ बिल्कुल सही कहा विमला बहन। और तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? वो तो 2-3 दिन पहले तुम्हारी मकान मालिक आई थी और वो किराए की बात करने आई थी, क्योंकि तुमने किराया दिया ही नहीं है। तुम लोग थे नहीं, तो वो मुझे बोल के गई है। अब मैंने सोचा एक बार दीपक को भी देख लूं। माँ जी, मकान का किराया कहाँ से देंगे? अब हमारे पास जितने पैसे थे वो सब तो हमने दीपक जी के इलाज में लगा दिए। अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। अरे बहू तो चिंता मत कर, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। अच्छा विमला बहन, अब मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। भगवान की कृपा थी मेरे बेटे पर, जो उसे कुछ हुआ नहीं। दीपक के एक्सीडेंट के बाद उन लोगों को खाने के लिए भी काफी परेशानी आ गई थी। घर में तो इतनी महामारी आ गई थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अपनी सास और पति दोनों को ही इतना परेशान देखकर सुमन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं क्या करूं? हमारे घर के हालात तो और खराब होते जा रहे हैं, और इन सब बातों का दीपक जी के दिमाग पर भी बहुत गहरा असर पड़ रहा है। मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुमन अब अपने घर के हालातों से परेशान होकर भिंडी के पराठे बेचने का काम शुरू कर देती है। भिंडी के पराठे काफी अलग भी थे, जो कि लोगों को पसंद आ रहे थे। धीरे धीरे सुमन अब अपने परिवार का खर्चा उठा रही थी और सब ठीक होने लगा था। कुछ दिनों बाद दीपक बिल्कुल ठीक हो जाता है, और रात के समय जब सुमन भिंडी के पराठे बेचकर घर आती है तो दीपक कहता है, सुमन, इतने दिन तुमने घर संभाला है, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मैं कल से वापस अपनी नौकरी ज्वाइन करूंगा, तो तुम अब ठेला मत लगाना। नहीं दीपक जी, भगवान ना करे ऐसे कभी कोई दोबारा परेशानी हो हमें, लेकिन अब मैं अपना काम बंद नहीं करना चाहती हूँ। लोगों को मेरे भिंडी के पराठे पसंद आ रहे हैं। सुमन अब हर रोज ठेला लगाती है और भिंडी के पराठे बेचा करती है। रमा भी अपनी बहू की पूरी मदद करती है।